हेलो स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में ये सॉल्यूशन देख लिया था। प्रश्न क्रमांक 13 तक सॉल्यूशन देख लिया था। आज हम प्रश्न क्रमांक 15 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 15 ये था, वासीम ने पंजाब नेशनल बैंक से 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि मिलेगी। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, ये रहा आपका सॉल्यूशन। उसमें दिया क्या है, आपका मूलधन दिया है 200 रुपये, दर दिया है 6% और समय दिया है 5 वर्ष। ठीक, तो वो किस में जमा कर रहा है, प्रति माह जमा कर रहे हैं। तो 5 वर्ष में टोटल कितने माह होते हैं, 60 माह। ठीक, तो आवर्ती जमा खाता पर कुल ब्याज कैसे लगता है, उसका फॉर्मूला दिए हमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, P गुणित R, मूलधन गुणित दर बटे 100 गुणित 1/12। n क्या है आपका, ये समय है 6 माह। ठीक, n इंटू n+1/2। इसी में आप पूरा वैल्यू रख दीजिए। P 200 रुपये है, गुणित दर 6 है, बटे 100 गुणित 1/12। माह कितना है, 60 माह है, तो 60 इंटू 60+1/2। ठीक, तो ये 0 0 कैंसल आउट हो गया, तो 6 दूनी 12 हो गया, ये 12 यहां से कैंसल आउट हो गया। ठीक, 2 से 2 तिया 6, ये 30 बचा। ठीक, 30 और 61, 60+1 61। तो यहां से आपका ये 12 कैंसल आउट हो गया, ये 12 बचा क्या, 30 इंटू 61। तो 30 इंटू 61 आपका होता है 1830। तो ब्याज आपका कितना हो गया, 1830। अब 6 माह बाद उसे कुल जमा राशि कितनी प्राप्त होगी, अगर वो कुल टोटल उसका कितना जमा राशि मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 200 रुपया। वो कितने माह में, कितने माह तक जमा किया, 60 माह तक। तो टोटल जमा कितना किया, 12,000 रुपये जमा किया। ठीक, 12,000 रुपये जमा किया, उसको ब्याज कितना मिला, 1830 रुपया। तो टोटल उसको कितना मिला, 13,830 रुपया। तो जमा राशि ये हो गई। बहुत आसान सवाल है ये, बाकी सवाल से तो आपका बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो, कुछ नहीं करना है आपको, ये तीनों चीज तो दिया रहेगा। ठीक, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूला में ही सब वैल्यू पुट करके काट के लाना है। आपका मूलधन मतलब आप हर महीने कितने जमा कर रहे हो, कितने महीने तक जमा कर रहे हो। 200 रुपये हर महीने जमा कर रहे हो, तो कितने महीने जमा किए, तो मल्टीप्लाई हो गया और प्लस ब्याज ऐड हो गया। आपका ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका हम ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखते रहे। ठीक, ऑप्शन वाला क्वेश्चन क्या था, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय 3,60,000 रुपये थी। उसने 20,000 रुपये जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम किया तथा 4,000 रुपये प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में जमा किया। यदि सभी बचतों पर छूट की अधिकतम जमा राशि 1 लाख रुपए है, मतलब 1 लाख रुपए तक आपको कोई कर नहीं देना पड़ेगा, तो देय आयकर की गणना कीजिए। यहाँ पे दिया है कि कितने रुपए में कितना टैक्स लगेगा। ठीक, टैक्स से रिलेटेड सवाल यहाँ पे पूछा गया है, आपको कितना टैक्स देना है। ये रहा आपका अथवा का सॉल्यूशन, जिसमें हमको दिया क्या गया है, शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय दी गई है, जिसमें 3,60,000 रुपये उसकी वार्षिक आय है। भविष्य सामान्य भविष्य निधि जमा करता है, तो सामान्य भविष्य निधि वो कितना जमा करता है, 4,000 रुपये जमा करता है। ठीक, तो 4,000 रुपये कितने माह तक, तो एक वर्ष में कितने माह होते, 4,000 रुपये जमा करता है, तो 12 माह हो गए। तो इसमें 4,000 गुणित 12। ठीक, तो ये क्या हो गया, 48,000 रुपये। ठीक, जीवन बीमा में जमा राशि तो 20,000 रुपये वो जीवन बीमा में जमा करता है, तो टोटल कितना हो गया, 48,000 प्लस 20,000, तो 68,000 रुपये हो गया। छूट अधिकतम 1 लाख रुपए तक है। क्वेश्चन में दिया है कि 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं होगा, तो इतने राशि
पर कोई कर नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ये 1 लाख के अंदर में आता है। अब कर योग्य देय राशि, अब इसमें कितने में उसको टैक्स पटाना पड़ेगा, तो इसमें हम 3,60,000 में 68,000 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 2,92,000। ठीक, अब देय आयकर क्या था, हमने क्वेश्चन में देखा था कि 2 लाख तक भी कोई आयकर नहीं देना पड़ता, तो 2 लाख इसमें अब माइनस करते हैं। ठीक, 2,92,000 में 2 लाख माइनस करते हैं तो 92,000 बचता है। ठीक, उसके बाद जो रुपए बचेंगे उस पे 10% का टैक्स लगेगा, तो 92 का 10% क्या होता है, ठीक 92,000 है ये। ठीक, 92,000 का 10%। ठीक, 1 0 1 0 1 0 1 0 तो क्या बचा 9,000। ठीक, 92,000 का 10%। ठीक, तो 92,000 का 10%, 92,000 का 10% कितना आ गया 9,200 रुपये। तो शिक्षा उपकर देय आयकर पर 3% का शिक्षा उपकर थे, तो 9,200 का 3%। ठीक, ये 2 शून्य कैंसल आउट हो गया, मल्टीप्लाई के 276 रुपये हुआ। तो कुल देय आयकर कितना होगा, एक तो हमको ये 92 रुपये 9,200 रुपये देना पड़ेगा, उसके बाद हमको शिक्षा का टैक्स देना पड़ेगा, तो 9,200 प्लस 276 तो 9,476 रुपये कुल टैक्स देना पड़ेगा, कुल आयकर देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका अथवा का प्रश्न हो गया, ये भी प्रश्न सरल है। अब बारी आती है आपकी प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 आपका ज्यामिति से क्वेश्चन है। ठीक, प्रश्न क्रमांक 16 बहुत सरल क्वेश्चन है। इसमें आपको रचना करना है और रचना के पद लिखना है, चित्र बनाना है और उसके कैसे चित्र बनाए हो ये लिखना है। ठीक, तो प्रश्न है हमारा त्रिभुज PQR के परिगत, ठीक परिगत मतलब बाहर, त्रिभुज के बाहरी वृत्त की रचना कीजिए जिसमें QR 6 सेंटीमीटर, कोण Q 65 डिग्री, कोण R 40 डिग्री है, रचना के पद भी लिखिए। अब हम इसका सलूशन देखते हैं। ठीक, ये रहा इसका सलूशन। हमने क्या किया, पहले त्रिभुज बनाया। ठीक, त्रिभुज बना दिए। सबसे पहले हम QR 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं, उसमें Q को लेके हम एक 65 डिग्री का कोण बनाते हैं, उसके बाद R को लेके एक 40 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं हम, ये तो हमारा क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। ठीक, इस त्रिभुज को बनाने के बाद क्या करना है, इस पे QP पर एक लंब डाले। ठीक, एक लंब डाले, उसके बाद हम लोग ने क्या किया, QR पर भी एक लंब डाले। ये एक लंब ये A है और दूसरा लंब हमारा B है। ये दोनों लंब जहां पे काटते हैं उसको हम क्या ले लिए, O केंद्र। ठीक, क्या ले लिए, केंद्र। इसी केंद्र से PO के बीच की दूरी ले लेते हैं, PO कितना दूरी है। ठीक, तो और उस पर हम एक वृत्त बनाते हैं और ये ध्यान रखेंगे कि ये वृत्त सभी त्रिभुज के सभी कोणों को स्पर्श करते हुए निकले। ठीक, ये रहा हमारा रचना। आपको ये रचना कैसे करना है, डिवाइडर कैसे चलाना है, स्केल कैसे लेना है, इसकी टेंशन आप मत लो, मैं आपको इसका आसान तरीका बताती हूँ। एक तो आपको लाइन खींचना है, आप स्केल से 6 सेंटीमीटर माप के लाइन खींच सकते हो। ठीक, या तो अगर ये नहीं हो रहा है, ये नहीं बन रहा है कि पहले त्रिभुज बनाए उसके बाद स्केल से सभी डिवाइडर से सभी कॉर्नर को मिलाते हुए वृत्त बनाए, तो पहले क्या कर लो, एक वृत्त बना लो। ठीक, वृत्त बना लो। आपको पास होना है, आपको एकदम कोई ध्यान से चेक नहीं करेगा, लेकिन वैल्यू लिखना कि ये 60 डिग्री का है, ये 40 डिग्री, दिखना चाहिए थोड़ा अंतर कि 60 डिग्री का कोण कितना है और 40 डिग्री का कोण कितना है। ठीक, पता चले कि 40 डिग्री का बड़ा हो गया और 65 डिग्री का छोटा हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए। आप एक सर्कल बना लो पहले। ठीक, उसी में ये वृत्त बनाना और ये काटने का निशान, ये सब बनाना, लेकिन रचना के पद तो प्रॉपर जो रचना करोगे, जैसा रचना होता है वैसे लिखना पड़ेगा। तो एक तो रचना के पद याद करना और चित्र बनाने का टेंशन नहीं लेना, सीधा सर्कल खींच लो, सीधे सीधे लाइन मार लो और
चित्र बना सकते हो। ठीक, तो इसमें मैंने रचना कैसे किया वो रचना के पद देखते हैं। ठीक, तो रचना के पद सबसे पहले एक त्रिभुज PQR की रचना की। मैंने सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना की। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि एक त्रिभुज की रचना करना है जिसमें QR 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं। उसके बाद ये कोण बनाते हैं, कोण Q और कोण R का कोण बनाते हुए दो रेखा खींचते हैं। जब ये रेखा खींचेंगे तो ये हमको P बिंदु पर काटते हुए मिलेगा। पहले मैंने इसको बनाया, बाकी इसको करने के लिए मैंने स्केल किया और चाप काट दिया। ठीक, ये लाइन आगे बढ़ गई तो जहां पे कटता है उसको हमने क्या ले लिया, बिंदु। देखो चित्र देखो, ये यहाँ पे हम दोनों ने हमने 65 डिग्री और 40 डिग्री का दो कोण बनाया। इसका लाइन सीधा खींचे और इसका लाइन खींचे, तो जहां पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है उस बिंदु को हमने क्या ले लिया, P ले लिया। उस बिंदु को हमने क्या ले लिया, P। ठीक है, दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर कटी उसे P नाम दिया गया। उसके बाद में भुजा PQ और QR पर लंब द्विभाजक खींचे तो क्रमशः PQ में A और PR में B प्रतिच्छेद किया। ठीक, यहाँ पे कौन सा प्रतिच्छेद किया, A, और यहाँ पे कौन सा प्रतिच्छेद किया, B। दोनों लंब द्विभाजक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दोनों लाइन कहाँ पे प्रतिच्छेद किए एक दूसरे को, O पर। ठीक, ये दोनों लाइन कहाँ पे प्रतिच्छेद किए हैं, O पर। तो इस बिंदु को हमने क्या मान लिया, केंद्र मान लिया। हमने इस वृत्त का केंद्र मान लिया। ठीक, अब O को केंद्र मानकर PO के माप की त्रिज्या लेकर वृत्त बनाए। हमने क्या किया, एक सर्कल बना दिया। अब आप आकृति में देखते हैं कि तीनों वृत्त शीर्षों से गुजरते हैं। ठीक, ये वृत्त तीनों शीर्ष Q, P और R से होकर गुजर रहे हैं। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 16 का हल। ठीक, प्रश्न क्रमांक 16 का हल। इतने ही 8 रचना के पद लिखने हैं और एक चित्र बनाना है। इतने में आपको 5 नंबर मिलना ही है। ठीक, ये बहुत सरल है। अब हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव का। ठीक, ऑब्जेक्टिव में इसका प्रश्न क्या था, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें AB = 3/2 PQ हो। ठीक, ये रहा उसका सॉल्यूशन। ठीक, ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन ये सरल है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि कैसे बनाना है। ठीक, बोला क्या गया है प्रश्न में, हमको PQR की रचना करना है। तो हम लोगों ने एक त्रिभुज बनानी है। इसमें आपको कोई माप नहीं लेना है कि हाँ इतने का होना है या ऐसा होना है। बस आपने एक माप ले लिया। ठीक, अब माप लेने के बाद आप एक और Q के अपोजिट एक और लाइन ले लिए X। ये सीधा लाइन लेना है, उसमें 1-1 सेंटीमीटर की। ठीक, 1-1 सेंटीमीटर की 3 लाइन खींच लेनी है और लास्ट वाले लाइन को R से मिला देना है। ठीक, इसको हमने R से मिला लिया। अब कोई भी रेंडम, ठीक, आपको ये देखना है कि आपका जो नया त्रिभुज बनेगा वो कैसे बनेगा। ठीक, तो नया त्रिभुज अगर हम मान लेते हैं, माना जो PQ है = 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक, तो हमको प्रश्न में क्या दिया है, AB = 2/3 PQ। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.6 इंटू PQ हमने 1 ले लिया तो 0.6 सेंटीमीटर आया AB बराबर। तो इससे सिद्ध होता है कि जो त्रिभुज हमको नया मिलेगा ABC वो क्या मिलेगा, इस PQR से छोटा मिलेगा। ठीक, ये ध्यान रखना। ठीक, तो मैंने ये बड़ा त्रिभुज लिया, उसके बाद ये उसी में P में 3 पॉइंट लिए, P1 P2 P3 और लास्ट वाले को R से जोड़ दिया। उसके बाद हम चाप काटते हैं। ठीक, यहाँ से कुछ दूरी लेके आपको अनुमानित लेना है, एक से ज्यादा एक से कम ऐसा ले सकते हैं। अनुमानित लिए एक चाप काटें। ठीक, एक दूसरा चाप काटें। ठीक, यहाँ से ये चाप को काटते हुए हम एक लाइन खींचें। ठीक, इस बिंदु से जो चाप कटा है उस बिंदु से एक लाइन खींचे जिसको हमने S ले लिया। ठीक, अब यहां से उसी को
यहाँ से दूरी लेके एक चाप यहाँ काटे और एक यहाँ काटे। ठीक, तो इन दोनों को लाइन को मिलाते हुए एक और इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन खींचे तो हमको क्या प्राप्त हुआ? टी। ठीक, तो यहाँ पे हमको एक त्रिभुज प्राप्त हुआ टी पी एस। यही हमारा उससे नया त्रिभुज बनेगा। ठीक, जो नया त्रिभुज एबीसी मिलेगा तो इसी को माप के, इन्हीं के वैल्यू को माप के हम समरूप सर्वांग सम त्रिभुज एबीसी बनाए हैं। ठीक, पी एस टी के सर्वांग सम हम लोग ए बी सी बनाए हैं। तो उसके रचना के पद देखते हैं। एक त्रिभुज रचना के पद में पहला है एक त्रिभुज पी क्यू की रचना किए, दूसरा है पी से क्यू की ओर एक न्यून कोण बनाते हुए पी एक्स रेखा खींचे। तो पी एक्स पर समान लंबाई के तीन चाप, आपने देखा कैसे तीन चाप खींचे। ठीक, ये तीन चाप खींचे, तीन चाप काटे, P1 P2 P3 नाम दिया। P3 से R को मिलाएं, मैंने पहले ही बताया था कि P3 से R को मिलाएं। P2 से P3 R से R के समांतर, P2 से P3 किसके समांतर? R के समांतर रेखा खींचे। ठीक, जो PR को से S पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक, मैंने बताया ना कि A प्रतिच्छेद करता है S पर। ठीक, S बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अतः त्रिभुज टी क्यू एस ऐसी S से PQ के समांतर एक रेखा PQ को T पर प्रतिच्छेद करती है। किस पर प्रतिच्छेद करती है? T पर प्रतिच्छेद करती है। अतः हमारा ये नया त्रिभुज T P S, ठीक, क्या? T P S ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं P Q R के भुजा के 2/3 है। क्या है? अतः त्रिभुज T P S ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं त्रिभुज, ये छोटी वाली त्रिभुज, ठीक, बड़ी वाली त्रिभुज T P S P Q R की भुजाओं के 2/3 है। तो त्रिभुज टी क्यू एस के सर्वांग संग एक त्रिभुज ए बी सी की रचना की, जो कि अभिष्ट त्रिभुज है। ठीक, ये रहा आपका रचना ज्यामिति के बेसिस पे क्वेश्चन। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 16 का सलूशन था। दोनों क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया। अब बारी आती है आपकी प्रश्न क्रमांक 17। तो प्रश्न क्रमांक 17 ये आपका बीजगणित से क्वेश्चन है। ये आपका यूनिट 3 का क्वेश्चन है। ठीक, हम ये आपका यूनिट चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, तो हम इसको नहीं करेंगे। आपका इसी का हम सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। पहले प्रश्न देखते हैं कि k के किस मान के लिए समीकरण kx - 5y = 2 और 6x + 2y = 7 है। तो अद्वितीय हल होगा और कोई भी हल नहीं होगा। तो दोनों का कंडीशन देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सलूशन, प्रश्न क्रमांक 17 का सलूशन। तो हमको दिया क्या गया है? समीकरण निकाय दिया गया है जिसमें kx - 5y = 2। तो 2 को हम लोग इस पार लाते हैं तो kx - 5y - 2 = 0। 6x + 2y - 7 = 0। इन दोनों का कंपेयर हम समीकरण तुलना किससे कर रहे हैं? ax² + bx + c = 0 से कर रहे हैं। ठीक, तो वहां से a1 क्या हो गया? k, b1 - 5, c1 - 2, a2 6 और b2 2, c2 - 7। ठीक, अब हमको पता है कि अगर समीकरण का द्वितीय हल हो तो क्या होगा? a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो इस वैल्यू के लिए बराबर नहीं होगा। तो k/6 हम दोनों चारों का वैल्यू रखते हैं तो k/6 बराबर नहीं है -5/2 के। तो k बराबर 6 को इधर ले गए तो -5 × 6/2। तो k = -5 × 5। तो k बराबर नहीं है किसके? -15 के। ठीक, तो k के -15 के मान के अतिरिक्त, अगर k का -15 के अतिरिक्त मान -14, 3, 4 इन सभी मानों के लिए -15,
मान के अतिरिक्त अन्य सभी मानों के लिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अब बारी आती है किसकी? आपके क्या कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है तो कब कोई हल नहीं होगा? जब आपके a1 a2 बराबर b1 b2, तो k/6 माइनस 5/2, तो k माइनस 15 होगा। k अगर माइनस 15 होगा तब क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तो -5/2 बराबर नहीं है -2/7 के। ठीक, किसके बराबर नहीं है? -5/2 बराबर नहीं है -2/7 के। ठीक, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। ठीक, इस कंडीशन में आपका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 17 का सलूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं होगा? कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा उसमें कौन सा कंडीशन होगा, और अद्वितीय हल होगा तो कौन सा कंडीशन होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो ये रहा हमारा पास वालों के लिए सलूशन। आपको इतना ही सलूशन पास वाले बच्चों को करना है। तो आगे का सलूशन अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करें और आगे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।